हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। गाइस, हम एवोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे, तो एवोल्यूशन चैप्टर में हमने लास्ट किया था एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन तक हमने कर लिया था। तो एवोल्यूशन आज करते हैं बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है कि जो ह्यूमन के एक्शन की वजह से एवोल्यूशन कैसे हुई। ठीक है, आज हम करेंगे गाइस एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक काजेस। गाइस, एक मिनट वेट कीजिए। आज हम करते हैं गाइस एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक काजेस। तो एंथ्रोपोजेनिक काजेज क्या होती है कि ह्यूमन की एक्शन की वजह से एवोल्यूशन कैसे हुई। गाइस, हमने तो यहां तक तो पढ़ लिया था कि एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन से कैसे होती है। यहां तक आपको समझ भी आ गया होगा। तो एंथ्रोपोजेनिक काजेज में क्या हुआ था इसमें हमने एग्जांपल ली थी मस्कीटो की। जैसे मस्कीटो की वजह से एंथ्रोपोजेनिक काज क्या था। इसमें क्या हुआ था कि एक पेस्टिसाइड आया था डीडीटी। एक पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस हुआ था डीडीटी। ये किस वजह से किसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि मस्कीटोज को रोकने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल आए थे। कब सक्सेसफुल आए थे, जब ये डीडीटी को डाला गया था मस्कीटोज के ऊपर, तो ये मस्कीटोज जो थे वो मर गए थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। मतलब तकरीबन मस्कीटोज की एक या दो जनरेशन इसके लिए इसकी मर गई थी मस्कीटोज की। मस्कीटोज की एक या दो जनरेशन जो थी वो डीडीटी के स्प्रे करने की वजह से मर गई थी, लेकिन कुछ मस्कीटोज जो थे वो बच गए थे, इससे बच गए थे। और जो कुछ मस्कीटोज जो थे वो हार्डली 5% मस्कीटोज जो थे वो बच गए थे, और वो उन्होंने सरवाइव कर लिया था इससे। लेकिन जो 5% मस्कीटोज बच गए थे, उनकी आने वाली जो पॉपुलेशन थी उसने क्या किया था, वो डीडीसी से बच गए थे, तो उसके आने वाली पॉपुलेशन जो थी वो इतनी रेजिस्ट हो गई डीडीटी से कि वो आने वाली पॉपुलेशन पर, मस्कीटोज की आने वाली पॉपुलेशन, उसकी आने वाली पॉपुलेशन पर डीडीटी का कोई फर्क नहीं पड़ा। डीडीटी का फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जो मस्कीटोज जो थे वो यूज्ड हो गए थे डीडीटी से। जो पहली जनरेशन मस्कीटोज की जो थी, उनको उनके ऊपर जब डीडीटी को स्प्रे किया गया तो वो पहली जनरेशन मस्कीटो की बिल्कुल खत्म हो गई थी। पहली जनरेशन जो मस्कीटोज की थी उस पर इतना इफेक्ट पड़ा था कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन जो न्यू आने वाली जनरेशन जो मस्कीटोज की थी उस पर क्या हुआ था, उस पर जब कुछ 5% या 10% मस्कीटो जो थे वो क्या हो गए थे, वो बच गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, वो डीडीसी बच गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनकी आने वाली जो जो पॉपुलेशन थी मस्कीटोज की, उस पर डीडीटी का बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। वो इस वजह से इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने अंदर का इन्वायरमेंट इस टाइप का बना लिया था कि वो यूज्ड हो गए थे कि डीडीटी से, और इस वजह से डीडीटी पर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आने पहले 2 साल या पहली एक दो जनरेशन में डीडीटी का बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। बाद में जो है डीडीटी का कोई भी गुड रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिले। यही था कि एंथ्रोपोजेनिक गाजेस। इसमें यह देखा कि जब इसमें हमने डीडीटी पेस्ट को डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद क्या किया था कि डीडीटी जो पेस्ट थे उसको क्या किया था, मस्कीटोज पर डाला गया था। जब डाला गया तो फर्स्ट 2 जनरेशन में अच्छे रिजल्ट दिखे, लेकिन आने वाले टाइम में हमें डीडीटी का जो 5 से 10% मस्कीटो जो थी वो रेजिस्ट कर गए थे, और उनकी आने वाली जो जनरेशन थी उन पर डीडीटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। अब हम देखते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ये अगला कारण है एवोल्यूशन का, या अगली इसकी वजह से एवोल्यूशन होती है। अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है गाइस, अडेप्टिव रेडिएशन में ये भी एक प्रोसेस है एवोल्यूशन की। मतलब क्या होता है इसमें, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं डार्विन फिंचेस। ये बेस्ट एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन की। ये डार्विन फिंचेस में गाइस ये होता है कि क्या होता है कि एक एरिया में स्पीशीज रह रही है, अडेप्टिव एक एरिया में रह रही है डार्विन फिंचेस, मान लो डार्विन फिंचेस। तो उस एरिया में मान लेते हैं कि फूड की स्कार्सिटी हो गई, फूड की कमी हो गई, ये इन्वायरमेंट कंडीशन जो अनफेवरेबल हो गए डार्विन फिंचेस के लिए, इन्वायरमेंट कंडीशन अनफेवरेबल हो गए। तो ये क्या किए, डार्विन फिंचेस किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में रहना शुरू कर दिए, दूसरे कॉन्टिनेंट में चले गए, और दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के बाद वहां पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। और वहां पर अब देखो कि किसी एक, हर कॉन्टिनेंट का अपना अपना इन्वायरमेंट होता है। हर कॉन्टिनेंट में रहने के लिए
उसका अपना एक जगह पर मौसम कैसा होगा, दूसरी जगह पर कैसा होगा। मान लेते हैं कि पहले ये डार्विन फिंचेस जो थे यूरोप वगैरह की कंट्रीज में रह रहे थे जहां पर इन्वायरमेंट ठंडा था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, वहां पर फूड की स्कैरसिटी होने की वजह से किसी दूसरे एरिया में चले गए, तो वहां पर क्लाइमेट जो था वो गर्म होता था या वेदर गर्म होता था, तो इन्होंने क्या किया, वैसा ही हैबिटेट बना लिया अपना, वैसा ही हैबिटेट इन्होंने बना लिया और इन्होंने वैसे ही इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दिया, वैसे ठंडे या गर्म, वैसे गर्म इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि किसी दूसरे एरिया का जो हैबिटेट जो है वो अडेप्ट कर लिया, तो इसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन के। जब एक स्पीशीज जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चेंज कर, एक जगह से दूसरी जगह जाती है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद वो क्या कर देता है, वहां के जिस जगह पर वो स्पीशीज जाती है वहां के इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेती है, उसी को बोलते हैं हम अडेप्टिव रेडिएशन। और अडेप्टिव रेडिएशन जो है ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की टाइप है। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की टाइप है। इसमें एक और एग्जांपल है प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मर्सियोपियल्स, ये एग्जांपल्स हैं अडेप्टिव रेडिएशन के। अडेप्टिव रेडिएशन में गाइस आपने इतना याद रखना है कि एक स्पीशीज जो किसी एक कॉन्टिनेंट या एक एरिया से दूसरी एरिया में जाएगी तो वो क्या करेगी, वहां का एनवायरनमेंट वहां के हैबिटेट में रहना शुरू कर देगी, तो उसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुई। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे कि नेचर जो होती है वो सिलेक्ट करती है फिटेस्ट चीज को, मतलब कि जो जो चीज जो है जो फिट बैठेगी, जो चीज जो थी वो, मतलब जो चीज जो स्पीशी ऐसी स्पीशीज जो फिट होगी तो वो सरवाइव करेगी, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी मोट्स की, या कोई फ्लीज थी, मैंने आपको बताया था कि एक फ्लीज थी जो, एक फ्लीज थी जो टाइप्स किसकी थी, जो थी ग्रे कलर की, एक फ्लीज जो थी वो थी डार्क कलर की। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आने के बाद ये हुआ कि जो डार्क कलर की फ्लीज थी वो सरवाइव कर गई। पहले 19 सेंचुरी से पहले जो ग्रे कलर की फ्लीज थी, तो ग्रे कलर की फ्लीज इस वजह से रहती थी क्योंकि उस वक्त क्या होता था, इन्वायरमेंट, उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं थी, तो जो डार्क कलर की फ्लीस थी उनके ऊपर लाइकेंस रहते थे, तो बर्ड्स को जो डार्क कलर की ग्रे कलर की फ्लीस दिखती नहीं थी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई जिसकी वजह से क्या हुआ कि लाइकेंस सारे मर गए। लाइकेंस मरने की वजह से क्या हुआ कि ग्रे कलर की फ्लीस जो थी वो आसानी के साथ दिखने लगती थी बर्ड्स को। तो डार्क जो ग्रे कलर की फ्लीस को सारे बर्ड्स ने खा लिया, तो पीछे बच गई डार्क कलर की फ्लीस जो थोड़ी बच रही थी। इस तरीके से जो डार्क कलर की फ्लीस जो बच रही थी उन्होंने अपने क्या किया, डार्क कलर की जो फ्लीस जो बच रही थी उन्होंने क्या किया, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाया। तो डार्क कलर की जो फ्लीज थी वो सरवाइव कर गई और ग्रे कलर की फ्लीज जो थी वो खत्म हो गई। तो यही कहने की बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में यही कहने की कोशिश कर रहा है ये कि जो होस्टाइल इन्वायरमेंट में, जो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें रहना मुश्किल हो, होस्टाइल इन्वायरमेंट में ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर रहना मुश्किल हो जाए, वहां पर कौन सी स्पीशीज सरवाइव कर सकती है, वो ऐसी स्पीशीज सरवाइव कर सकती है जो उसी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्ट करती है। जो अडाप्ट करती है वही सरवाइव कर सकती है। जो ऐसी स्पीशीज जो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अडाप्ट ना कर पाए, वो स्पीशीज जो होती है वो एक्सटेंड हो जाएगी, वो स्पीशीज जो होती है वो खत्म हो जाती है, उसका नामो निशान भी दुनिया से खत्म हो जाता है। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फिटनेस जो है एंड रिजल्ट है, एबिलिटी जो है अडॉप्ट करने की नेचर जो सिलेक्ट करती है नेचर, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि नेचर जो सिलेक्ट करती है वो जो फिट जो स्पीशीज होती है उसी को नेचर सिलेक्ट करती है, और जो ऐसी स्पीशीज जो फिट नहीं होती उसको नेचर जो है वो रिजेक्ट कर देती है। इसमें एक एग्जांपल दी है लिमार्क ने। जो लिमार्क था इसने ये कहा था कि जो एवोल्यूशन जो होती है वो लाइफ की हुई है, किस तरीके से हुई है, उसने यूज और डिसयूज ऑर्गन की एग्जांपल दी थी। उसने उसने ये एग्जांपल दी थी जिराफ की। उसने ये बोला था कि जिराफ जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, उनकी नेक कैसे इवॉल्व हुई है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि जिराफ जो थी वो पत्तियों के लिए नेक को ऊपर करते थे, ऐसे पहले जिराफ के आगे पीछे जो था, जैसे उसने एग्जांपल दी थी जिराफ की। लेमार्क ने लेमार्क ने ये कहा था कि ये कहा था कि जिराफ जो थे उनके आस पास पहले जो थी, जिराफ की गर्दन पहले छोटी होती थी, तो जिराफ की गर्दन जो थी वो छोटी होती थी, तो उनके आसपास जो था वो क्या होता था, ग्रासेस वगैरह होते थे, वो जिराफ ग्रास वगैरह खाते थे।
तो एक ऐसा टाइम आया कि जिराफ ने सभी ग्रास खा लिया। तो जो ऊंचे ऊंचे प्लांट थे, तो ऊंचे ऊंचे जो प्लांट थे वहां पर क्या थे, वहां पर लीव्स वगैरह थे। तो जिराफ ने जब ग्रास खा लिया तो अब उनको जब भूख लगी तो उन्होंने लीव्स को खाने की कोशिश की। लीव्स को जब खाने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी गर्दन को ऊंचा करने की कोशिश की। ठीक है, तो अपनी गर्दन को ऊंचा करने की कोशिश की। तो ऐसे जिराफ जिन्होंने अपनी गर्दन, कुछ जो जिराफ थे जिन्होंने अपनी गर्दन को ऊंचा कर दिया, उनकी गर्दन जो थी उन्होंने फूड की कोशिश की, फूड को खाने के लिए दरख्त से फूड को उतारने की कोशिश की। तो ऐसे जिराफ जिन्होंने कोशिश की खुराक को उतारने के लिए, फूड ट्री पर से लीव्स को उतारने की, उनकी जो है नेक इवॉल्व हुई, उनकी नेक इवॉल्व होकर लंबी हो गई, लॉन्ग हो गई नेक। और ऐसे जिराफ जिन्होंने कोशिश ही नहीं की वहां से फूड उतारने की, तो वो जो है वो एक्सटेंड हो गए या वो खत्म हो गए, एक्सटेंड हो गई। यही ये लिमार्क कहने की कोशिश कर रहा है कि जो लीव्स के लिए जो टाल प्लांट्स होते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर जिराफ जो थे उन्होंने कोशिश की वहां से लीव्स उतारने के लिए। तो जिसकी वजह से जिन्होंने कोशिश की उसकी वजह से उनकी नेक लंबी हो गई। तो जिन्होंने कोशिश ही नहीं की तो वो जो हो गए वो एक्सटेंड हो गई। तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने यूज किया अपनी नेक का। तो जब इन्होंने अपनी नेक का यूज किया तो जिसकी वजह से उनकी जो है नेक लंबी हो गई। तो यही इसकी कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी स्पीशीज जो किसी चीज का यूज करती है, जो उस होस्टाइल एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करती हैं, वो जो फिट हो जाती हैं और वो सर्वाइव कर सकती हैं, वो सर्वाइव कर लेती हैं। और जो फिट नहीं होती वो एक्सटेंड हो जाती हैं। ठीक है, यही ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे डार्विन ने भी यही भी अपनी नेचर सिलेक्शन ऑफ थ्योरी में कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे। जैसे डार्विन ने कहा था कि ओवर पॉपुलेशन में वो चीज, ऐसी स्पीशीज जो, जब बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन होगी तो कंपटीशन होगा, किसी दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन जब होगा स्पीशीज के बीच में तो वो उनके बीच में स्ट्रगल होगी जो, और जो स्ट्रगल जब होगी तो जो ऐसी स्पीशीज जो फिट होगी वो सरवाइव कर पाएगी, और ऐसी स्पीशीज जो फिट नहीं होगी वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो एक्सटेंड हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मेन मैकेनिज्म एवोल्यूशन का क्या है। मैकेनिज्म एवोल्यूशन का पढ़ने के लिए आपको तीन थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। जैसे लेमार्क की थ्योरी है, एक डार्विन की थ्योरी है और ह्यूगो डीवरिस की थ्योरी है। तो ये तीनों थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये तीनों थ्योरीज जो होंगी ये गाइस, ये अगर हम आप पढ़ने बैठेंगे तो ये तीनों थ्योरीज जो है ये लंबी हो जाएंगी, इसलिए हम ये थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे आज। आज हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। हम जो इन थ्योरीज जो है इनको कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये थ्योरीज हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम देख लेते हैं मोटे तौर पर कि जो ह्यूगो ड्यूवरिस की थ्योरी थी क्या। ह्यूगो ड्यूवरिस ने अपने वर्क में ये बोला था, इसने आइडिया म्यूटेशन दिया था, कि इसने ये बोला था कि दो स्पीशीज के बीच में म्यूटेशन होती है। ठीक है, म्यूटेशन होती है, तो म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है कि चेंजेस आती है दो स्पीशीज के बीच में। म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन ये होता है कि स्पीशीज का जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है। म्यूटेशन, सिंपल गाइस इतना याद रखो कि म्यूटेशन में जेनेटिक मेकअप, जो जीन्स होते हैं एक स्पीशीज, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो होते हैं, जो जब जब जाते हैं तो तकरीबन 99% जो होते हैं वो सिमिलर जीन्स जाते हैं, जो जितने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो 1% जो जीन्स होते हैं वो अलग, जो वेरी करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो वो वेरिएशन जो होती है वो म्यूटेशन की वजह से होती है, क्योंकि स्पीशीज के बीच में म्यूटेशन होती है। और ये किसने कहा था, ये ह्यूगो डीवेरिस ने कहा था। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कल। पहले हम देख लेते हैं इसमें ओवरऑल हम कंक्लूड कर लेते हैं। पहले आज हम ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं कि ब्रीफ अकाउंट एवोल्यूशन का जो है हम कंक्लूड कर लेते हैं, और बाकी ये तीन थ्योरीज और हार्डी विंग रूल हम कल पढ़ लेंगे। तो ब्रीफ अकाउंट हम अगर पढ़ लें तो हमने जो पहले भी पढ़ा था, जैसे तकरीबन 2000 मिलियंस ईयर अगो या 2000 मिलियंस ईयर्स अगो जो है पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे आई थी। जैसे हमने पढ़ा था उस दिन ओरिजिन ऑफ लाइफ में कि सबसे पहले क्या था, वो साइनोबैक्टीरिया आया था अर्थ पे। साइनोबैक्टीरिया नहीं गाइस, सॉरी, बैक्टीरिया आया था। बैक्टीरिया आया था, कौन सा बैक्टीरिया आया था, कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया आया था। और उसके बाद जो है वो मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई। और सबसे पहली फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी, ये बैक्टीरिया जो आया था, ये कहां पर आया था, वाटर में। सबसे पहले जो है लाइफ कहां पर ओरिजिनेट हुई थी गाइस, वाटर में लाइफ का ओरिजिन हुआ था। जब क्या हुआ था,
सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हुई थी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हुई थी, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के बाद फिर क्या हुआ थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखा था, हमें मिला था प्रोटीन मिले थे, शुगर मिला था, पॉलीसेकेराइड मिला था। उसके बाद हमने उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स देखे थे, जैसे प्यूरिन्स देखे थे, परमिडियंस देखे थे। तो हमने ये बोला था कि जो आज भी हम सेल देखेंगे तो उसके अंदर भी हमें ये चीजें दिखेंगी। आज भी हम अपना अगर लिविंग सेल देखेंगे तो उसके अंदर शुगर मिलेगा, उसके बाद शुगर के बाद फैट्स मिलेंगे, उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बाद न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा था कि जो सबसे पहले जो है लाइफ इसी तरीके से ओरिजिनेट हुई थी। तो हम ये देखते हैं ब्रीफ एवोल्यूशन का अकाउंट के 2000 ईयर्स अगो जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पे। और उसके बाद क्या होता है, आस्ता आस्ता सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सिंगल सेलुलर जो थे ऑर्गेनिज्म वो मल्टी सेलुलर फॉर्म में आ गए थे। तकरीबन 5000 माया, मतलब 5000 माया पहले ये पहले आगे थे, इनवर्टिब्रेट जो थे वो बने थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जालेस फिशेज, जिनको मतलब जा नहीं थे, वो फिशेज 350 माया पहले आ गए थे। उसके बाद ऑर्गेनिज्म ने पानी से बाहर आना, जमीन पे पानी से बाहर आ गए थे जमीन पर। और जमीन पर जब आए थे तो जमीन पर जो थे, जो जमीन पर जो फिशेज वगैरह आई थी तो वो या तो वो इवॉल्व हो गए, एम्फीबियंस बन गए थे। और एम्फीबियन बाद में जो है उनकी एवोल्यूशन हो गई, तो एम्फीबियन जो थे वो रिप्टाइल्स बन गए थे। और रिप्टाइल जो थे उन्होंने एग्स देना शुरू कर दिए थे। मतलब वो रिप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स होते थे, जैसे रिप्टाइल में लेजर्ड हो गई, रिप्टाइल में लेजर्ड हो गई, स्नेक हो गया। तो गाइज आपको इतना पता है कि ये अंडे देते हैं, जो रिप्टाइल्स ने बाद में एग्स देना शुरू कर दिए। और ये डिफरेंट शेप और साइज के थे, और ये अर्थ पे पूरा डोमिनेट करते थे। और फिश के जैसे जो रिप्टाइल्स थे, फिश के जैसे रिप्टाइल्स थे, फिश के जैसे रिप्टाइल जैसे आर्चोट्रैक्स हो गया, आर्चोट्रैक्स जो हो गया, फिर अथाइनोसॉर्स हो गया, और लैंड रिप्टाइल जैसे डायनासोर हो गए। और ये डायनासोर वगैरह जो थे, ये इन्होंने अर्थ पे तकरीबन राज किया है। ये मतलब ये बोल सकते हैं कि तकरीबन जो जो रेप्टाइल्स का एरा था, रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया अर्थ पे, ये डोमिनेटेड थे अर्थ पे। उसके बाद रेप्टाइल्स इवॉल्व हो गए, बर्ड्स बन गए। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड बन गए, और बर्ड से फिर क्या हो गए, मेमल्स बन गए। जो मेमल बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई तो फिर मेमल्स बन गए। और मेमल्स जो थे वो वीवीपेरिस थे, मेंबर्स जो थे वो वीवीपेरिस थे। वीवीपेरिस का मतलब हो गया क्योंकि वो डायरेक्ट बच्चे को पैदा करते थे। ओवीपेरिस वो होते हैं ऐसे एनिमल्स, और जो जैसे रिप्टाइल्स हमने पढ़ा गाइस, जो रिप्टाइल जो थे वो ओवीपेरिस है। ओवीपेरिस का मतलब ये हो गया कि रिप्टाइल जो थे वो एग लेइंग थे, वो रिप्टाइल्स अंडे देने वाले एनिमल्स थे। क्या थे? एग लेइंग थे, एग लेइंग। तो वीवीपेरिस गाइस वो होता है, वीवीपेरिस वो होता है जो अंडे नहीं देते, वो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। इसमें जैसे हो गया मेमल्स हो गए, जैसे हम ह्यूमन हैं। तो जैसे गाइस हम ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन जो होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। मेल और फीमेल गैमेट जब मिलता है तो डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। इसमें कोई अंडे देने का कोई भी बात नहीं है। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि रिप्टाइल्स जो थे वो वो रिप्टाइल जो थे वो ओविपेरिस थे। रिप्टाइल से इवॉल्व हो गए, बर्ड्स बने, बर्ड्स से इवोल्यूशन बर्ड्स की होगी तो मेमल्स बने। और मेमल्स जो थे वो विविपेरिस थे। और मेमल्स जो थे वो इंटेलिजेंट एनिमल्स थे, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, वो इंटेलिजेंट एनिमल्स थे। उनको सेंसिंग की मतलब सूंघने की कैपेसिटी थी, और अब वो खतरा महसूस होने की कैपेसिटी थी। जैसे कि जो आम मेंबर्स होते हैं, जैसे इंसान हो गए, जहां पर उनको खतरा महसूस होता है तो उनको पता चल जाता है। जो मेंबर्स जो एनिमल्स जो मेंबर्स तो जो थे ये मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स थे। और इनके अंदर सेंस आर्गन जो था इनका बहुत स्ट्रांग था। इनको किसी चीज की स्मेल आ जाती थी, किसी चीज की जैसे कि अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है या किसी चीज की बुरी स्मेल आ रही है, तो इनकी स्मेल करने की कैपेसिटी अच्छी थी जो मेमल्स जो थे। और इसके बाद इनको डेंजर का भी पता चल जाता था। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो गाइस कल हम करेंगे डार्विन थ्योरी, लेमार्क थ्योरी, और उसके बाद ह्यूगो डिवेरिस की थ्योरी और हार्डी विंगबर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।